factor affecting solubility and the factor affecting solubility। तो देखो भाई solubility क्या है पहले। solubility ये है कि किसी सॉल्यूशन को सैचुरेट बनाने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की ज़रूरत होती है। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की ज़रूरत होती है। तो वो जो अमाउंट होता है सॉल्यूट का पर 100 ग्राम सॉल्वेंट के लिए, उसको अपन लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, आया समझ में। तो देखो अपन लोग लिखते हैं क्या कि फॉर अ सॉल्यूशन मिनिमम अमाउंट ऑफ solute is required to make a saturated solution, ठीक है। This minimum amount of solute per 100 gram solvent is called solubility of that solute। नहीं समझे, बोलो आया समझ में। सॉल्युबिलिटी क्या है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ये है कि कितना सॉल्यूट डालने पर किसी सॉल्वेंट में वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन देने वाला है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती क्या है। तो देखो, एक होती है सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती हैं, जिसमें सॉल्यूट जो है वो उस अमाउंट से कम होता है जो सॉल्युबिलिटी है उसकी। ठीक है, यानी कि यू कैन ऐड मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट। समझ में आया। अनसैचुरेटेड क्या है कि मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडिड। ठीक है, कैन बी एडिड। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है कि हाँ, और हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट इज सफिशिएंट। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट इज सफिशिएंट, यानी कि जितना वो घुल जाएगा। ठीक है, और एक हम बात करते हैं फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मतलब कि सॉल्यूट जो है ना एक्सेस में है, सॉल्यूट इज इन एक्सेस, ज़्यादा है। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं इसका, नहीं, उसकी सॉल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में, उसकी सॉल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई इसका जो है एग्जांपल ले लेता हूँ ये कि फॉर एग्जांपल 36 ग्राम NaCl when dissolved in 100 gram water gives saturated solution। नहीं समझ में आया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि 36 ग्राम NaCl जब 100 ग्राम अब पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन देगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 40 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम वाटर, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से 36 ग्राम NaCl 100 में सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है, और 30 ग्राम NaCl अगर मैं कहता हूँ तो वो एक अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, बात समझ में आई।
हाँ कॉपी कर लो उनसे। लिख लिया भाई? खैर ये आसान बात है, इतनी जो है नहीं, बहुत ही आसान सी बात है। अब देखो क्या है सोलिबिलिटी का जो फॉर्मूला है अपना वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड एक दो टर्म्स और भी हैं, जैसे कि भाई तुमने सुना होगा मिसिबल और इमिसिबल। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई तुम एक काम करो, मिसिबल का जो है एक एग्जांपल दो। वाटर आने से मिसिबल है। ठीक है, या फिर जो है हम कह दें एल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है ना। अच्छा, इमिसिबल की अगर मैं बात करूँ, या फिर कोई आसान सा एग्जांपल ले, ऑयल प्लस वाटर। ये सिंपल सा है, दिखाई भी देगा आपको, है ना। तेल तैरता नजर आएगा पानी पे, 2 लेयर में सेपरेट हो जाएगा। तो ये एक मिसिबल क्या है, जो सोल्यूबल होते हैं, और इमिसिबल आपके जो इनसोल्यूबल है। ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो ये टर्म्स जो रिलेट करते हैं अपने सॉल्युबिलिटी से। ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो है हम बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी का एक और जो हम कह सकते हैं कि एक चीज होती है बेटा, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक, हमेशा डिजोल्व मतलब सोल्यूबल होने के लिए फंडा बहुत जरूरी है, लाइक डिजोल्व लाइक, या फिर आप इसको यहाँ से कनेक्ट करा सकते हैं। अब ये लाइक कैसे हैं दोनों, हाँ, क्योंकि C2H5OH में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें क्या है आपका H बॉन्डिंग है, और पानी में भी क्या है आपका H बॉन्डिंग है। तो दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सेम टाइप की हैं, दैट्स वाई दे आर सॉल्युबल। ठीक है ना। तो ये जो है अपना सॉल्युबिलिटी। तो आप समझ में आई कि सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी देखो कुछ नहीं है, सॉल्युबिलिटी एक तरीके की कंसंट्रेशन है, और जो है वो कितना डिसॉल्व हो सकता है कोई भी सब्सटेंस किसी सब्सटेंस में, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब देखो सॉल्युबिलिटी का फर्क किस किस चीजों से पड़ता है, यानी कि अब अपन लोग जानने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ये ज्यादा जरूरी है जानना। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब जो है इनकी अपन लोग बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में पहले अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर आप कह सकते हो बेहतर साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल, अब साइज ऑफ पार्टिकल जो है ये एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे। कैसे? देखो ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना कम सॉल्युबल होगा, क्योंकि देखिए साइज जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। अब कैसे? आप सपोज करिए, आप जैसे जैसे देखिए साइज घटता है, जैसे जैसे साइज जो है डिक्रीज होता है, ठीक है, और साइज के डिक्रीज होने से सरफेस टू द वॉल्यूम रेशियो क्या होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है। सरफेस टू द वॉल्यूम, साइज जब डिक्रीज होगा तो सरफेस टू द वॉल्यूम रेशियो, ये
ये जो है ना इंक्रीज होने लगेगा, यानी कि सरफेस ज्यादा होगी कंपैरिजन टू वॉल्यूम। अब ज्यादा जब सरफेस होगी तो ज्यादा पार्टिकल से वो कोलाइड करेगा, ज्यादा कोलाइड करेगा तो ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे, ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और इस प्रकार से वो जो है सॉल्युबल होगा। मेरे बात समझ में आई? तो साइज जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी की। छोटे पार्टिकल जो हैं ज्यादा जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है मैं बात करता हूं नेचर ऑफ पार्टिकल्स की। नेचर ऑफ पार्टिकल्स। अब नेचर ऑफ पार्टिकल्स में मैं बात करूं तो फिर से वही वाली बात हो जाएगी, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली। इसमें कुछ नहीं है, इसमें लिख लेते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, बात समझ में आई? अब जो है मैं बात करता हूं और क्या फैक्टर हो सकते हैं। कंसंट्रेशन एक फैक्टर हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, और यू कैन से दैट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो कैसे डिपेंड करेगा। अच्छा एक बात बताओ, शुरू में जब तुम क्या करोगे, किसी पार्टिकल्स को सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो शुरू में एकदम तेजी से वो क्या करेगा, कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे पहुंच जाएगा, उसके बाद मिक्स होना बंद हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, मान लो इस तरीके का कोई, टाइम से रिलेट कराता हूं और टाइम से रिलेट कराता हूं सॉल्युबिलिटी को, और यू कैन से दैट सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या हुआ, शुरू में जब आपने पार्टिकल को ऐड किया तो तुरंत तेजी से ये जो है ऐड होना शुरू हुआ, और फिर क्या आया, ये कांस्टेंट हो गया। यानी कि ये कब कांस्टेंट हुआ होगा, जब यहां पर सॉल्यूशन कैसी हो गई होगी, सैचुरेटेड। ठीक है, तो कंसंट्रेशन किस तरीके से असर डालती है सॉल्युबिलिटी पे। कंसंट्रेशन कैसे डालती है बेटा, कि शुरू में कंसंट्रेशन जो है तेजी से बढ़ेगी, वो अमाउंट सॉल्युबल होना शुरू होगा तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की बढ़नी शुरू हो जाएगी। अरे फिर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे ना सॉल्यूट के, तो कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, वो सॉल्युबल होना बंद हो जाएगा एक समय बाद। क्यों, वो कहाँ आ चुका होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे आ चुका होगा। तो अब जो है वो मिक्स होना बंद हो जाएगा, तो अब क्या होगा, हाँ अब कंसंट्रेशन जो है एक कांस्टेंट पॉइंट पे आके रुक जाएगी। मेरे बात समझ में? तो देखो जैसे अपन लोगों ने अभी 3 चीज पढ़ी है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में एक बार दोबारा बताया तो सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना पार्टिकल ग्राम में आप 100 ग्राम सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हो। मेरे बात समझ में? कितना सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हैं पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, और सॉल्यूट भी किसमें, ग्राम में। ठीक है ना, तो इसको अपन लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है भाई, अब सॉल्युबिलिटी से हम जो रिलेट करते हैं 3 चीजें, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या है कि एग्जैक्टली उतना ही डिसॉल्व हो पाए। ठीक है, ना अमाउंट सॉल्यूट का कम हो ना ज्यादा हो, जितना वो डिसॉल्व होता है, जितना वो पर 100 ग्राम में कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उस पॉइंट पे अगर हम उतना ग्राम ले रहे हैं तो अगर वो इतना डिसॉल्व हो चुका है तो इसको अपन लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट से कम सॉल्यूट डालते हैं, यानी कि और सॉल्यूट अभी डाला जा सकता है, तो ऐसी सॉल्यूशन को अपन लोगों ने कहा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें अपन लोगों ने ज्यादा डाल दिया तो उसको अपन लोगों ने कहा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा थोड़ा सा मिसिबल इमिसिबल, और अपन लोगों ने पढ़ा कि जो सेम पोलैरिटी के जो मॉलिक्यूल हैं, लाइक जिनके अंदर क्या है, फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर हैं, वही डिसॉल्व हो पाते हैं, बाकी मॉलिक्यूल जो है डिसॉल्व नहीं होते। अब अपन लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो फैक्टर में अपन लोगों ने देखा साइज ऑफ पार्टिकल, साइज जैसे डिक्रीज होगा सरफेस वॉल्यूम रेशियो बढ़ेगा, और जैसे सरफेस बढ़ेगी वैसे वैसे कॉलिजन बढ़ेगा, कॉलिजन जैसे जैसे बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो जब साइज डिक्रीज होगा सरफेस इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर अपन लोग देख रहे हैं नेचर ऑफ पार्टिकल, वही लाइक डिसॉल्व लाइक वाला। फिर हमने देखा कंसंट्रेशन। ठीक है ना, अब अपन लोग बात करते हैं, अगर मैं एक 4th पॉइंट की बात करूं तो जैसे कि मैं ले लेता हूं एजिटेशन और स्टीयरिंग। यू कैन से दैट एजिटेशन और स्टीयरिंग। ठीक है, यानी कि सपोज करिए आप चम्मच लेके क्या कर रहे हैं, हाँ कुछ घोल रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होने वाला है, जब आप स्टीयरिंग कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, यानी कि आप चम्मच से किसी पानी में चीनी को घोल रहे हैं,
तो उसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी कि एजिटेशन के इंक्रीज होने से, डूइंग एजिटेशन, सबसे पहले क्या होगा, वेलोसिटी जो है पार्टिकल की, वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की बढ़ जाएगी। हाँ, इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मोर कोलिजन आर देयर, मोर कोलिजन आर देयर, और जब मोर कोलिजन होंगे तो मोर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी होंगे, मोर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होंगे तो अब ज्यादा पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे, जब ज्यादा पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि फिर वो ज्यादा घुल जाएगा, यानी कि एजिटेशन या स्टीरिंग से सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो सॉल्युबिलिटी आपकी जो है इसमें जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जैसे अपन लोग जो काफी इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर की, अब अपन लोग बात करते हैं। टेम्परेचर जो है किस प्रकार से असर डालता है सॉल्युबिलिटी पे। हाँ, थोड़ा सा अलग अलग है वैसे सब में सॉल्युबिलिटी का, और कॉमन अगर मैं पहले टेम्परेचर की बात करूं, चलिए सॉलिड इन लिक्विड की मैं बात करता हूं। ठीक है, टेम्परेचर की मैं बात करता हूं सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड में देखिए पहले क्या होता है, आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंटरनल एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सॉलिड इन लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉलिड इन लिक्विड में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसमें कि पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है, पार्टिकल के मूवमेंट बढ़ने से कोलिजन ज़्यादा होते हैं और उसकी सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ जाती है। अब अगर मैं बात करूं गैस इन सॉलिड की, गैस इन लिक्विड, ठीक है, गैस इन लिक्विड की अगर मैं बात करता हूं तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो आपका लिक्विड है, इसने सपोज करिए या फिर आपने प्रेशर दे के कोई गैस इसमें जो है ट्रैप करा दी, या फिर ये अपनी नॉर्मल सॉल्युबिलिटी पर। अब आप क्या करते हैं, इसमें जो है टेम्परेचर जो है वो आप इसमें नीचे से हीट करते हैं। अब क्या होगा कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के अंदर, वो एक पॉकेट में ट्रैप रहते हैं, मतलब जैसे लिक्विड ने उनको पकड़ रखा हो, क्योंकि गैस पार्टिकल्स की वैसे एनर्जी तेज है, ठीक है, वो तुरंत निकल कर भाग जाएंगे। अब क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस पार्टिकल जो बड़ी मुश्किल से ट्रैप्ड हैं बाय द लिक्विड पॉकेट्स, तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मूवमेंट बढ़ेगा, और जब मूवमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो गैस पार्टिकल्स हैं वो निकल के भाग जाएंगे। तो जब ये गैस पार्टिकल निकल के भाग जाएंगे तो इससे क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी जो है वो सीधी डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है गैस इन लिक्विड की, लेकिन सॉलिड की क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या हुआ, गैस इन लिक्विड में जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मूवमेंट फिर से बढ़ गया, मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स इंक्रीजेस, मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल इंक्रीजेस तो दे एस्केप आउट फ्रॉम लिक्विड, और जब दे एस्केप आउट फ्रॉम लिक्विड तो क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज हो गई, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो गई, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। समझ में आया भाई। चलो, तो ये था अपना टेम्परेचर का। अब जो है अपन लोग बात करें तो प्रेशर की अब अपन लोग बात करेंगे, प्रेशर कैसे डालता है, इस पे इफेक्ट कैसे डालता है प्रेशर का अगर हम बात करेंगे तो गैसियस पे ही देख सकते हैं अपन लोग, है ना। तो चलिए प्रेशर का भी देख ही लेते हैं। हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर
इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस इन लिक्विड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो है क्या प्रभाव पड़ता है गैस इन लिक्विड पर। आप सपोज करिए कि आप एक कंटेनर फिर से ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये आपने जो है गैस जो है पार्टिकल यहां पर थे, ठीक है। अब आपने क्या काम किया, एक पिस्टन आपने जो है यहां पर लगा दी, और पिस्टन से आप क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से। तो क्या होगा, होगा ये, हाँ, गैस जो है कंप्रेस हो जाएगी और पिस्टन जो है मान लीजिए आपका यहाँ आ जाएगा, और आपको देखने को मिलेगा मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। कंसंट्रेशन किसकी, गैस के लिक्विड में। आप मुझे बताएं कि पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थे इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड, वो कम थे या ज़्यादा थे, मतलब कंपैरिजन टू दिस वन, तो कम थे, तो पहले कंसंट्रेशन कम रही होगी। अच्छा, जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो फिर कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा हो गई। तो हमें क्या पता चला कि कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, और बेटा इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, हेनरी लॉ। यही आपका क्या है, हेनरी लॉ। मेरी बात समझ पाए आप, बोलो, यही क्या है अपना हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे आप जो है प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब कंसंट्रेशन का क्या मैं मोल फ्रैक्शन ले सकता हूँ, कंसंट्रेशन ले सकता हूँ मोल फ्रैक्शन, तो वही आपका जो है राउल्ट्स लॉ बन जाता है आगे चल के अभी, या फिर आप इसको कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए तो देखिए, दो चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर। तो पहली बार टेम्परेचर तो खत्म हो गया, प्रेशर तो अभी आगे बहुत चलने वाला है। टेम्परेचर का क्या है, ध्यान रखना इस बात को कि टेम्परेचर जो है ना सॉलिड इन लिक्विड के लिए अलग तरीके से बिहेव करता है और गैस इन लिक्विड के लिए अलग तरीके से बिहेव करता है। सॉलिड इन लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जबकि गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी घटती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसके बाद अपन लोगों ने देखा कि प्रेशर की बात, ठीक है ना, बात समझ में आई भी। अब चलिए, अब अपन लोग देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और नेचर ऑफ सॉल्यूट आप खाली कह लें, दूसरे वाले का जो है अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है बेटा, जनरली बहुत ध्यान सुनना, जनरली क्या होता है कि सपोज करिए आप ए को बी से जो है कंबाइन कर रहे हैं और आपका ए बी बन सकता है, ये आपके पास कोई जनरल इक्वेशन है। आपने ए मॉलिक्यूल को बी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराया और ए बी जो है वो बन गया। अब एक बात ध्यान से सुनो, बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है, समझ में आ जाएगी कि अगर ये जो है डिसॉल्व कब होंगे, या फिर मैं ये कहूं ए बी कब बनेगा, ए बी विल बी फॉर्म ओनली इफ, हाँ, ओनली इफ कि द इंट्रामोलिकुलर फोर्स बिटवीन ए और बी ए और बी मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन ए बी, ठीक है ना, बात समझ में आई कि ए बी विल बी फॉर्म ओनली इफ व्हेन द इंटरमोलिकुलर
फोर्स बिटवीन ए पार्टिकल और बी पार्टिकल इज इक्वल टू और लेस देन ए बी फोर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, मेरी बात समझ में आई? देखो आप थोड़ा सा ये करें, मतलब हिंदी में समझें कि अगर मान लो ये वाली जो फोर्स है, या फिर आप ये वाली फोर्स कह लें, कोई भी एक, अगर वो इस वाली फोर्स से ज्यादा है तो क्या ये टूटेगा? क्योंकि ज्यादा फोर्स होगा तो ग्रेटर एनर्जी इवोल्व होगी, तो ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब वो ए बी के साथ मिलके इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पा रहा जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो आपस में बना रहे हैं, तो क्या ये टूटेंगे? जब ये नहीं टूटेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे। मेरी बात समझ भाई? अच्छा, तो डिसॉल्व होने के लिए क्राइटेरिया क्या रहा कि या तो इसकी जो एनर्जी है वो इनकी एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए, दोनों के बीच की, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ए बी की, वो या तो ए और बी के इक्वल होनी चाहिए, या फिर वो ए और बी से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो क्या कंडीशन आई, या इसको अगर हम मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखना चाहें, यहां पे लिख देता हूं कि कंडीशन ये आई कि ए बी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स में वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए फोर्स और बी फोर्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व नहीं होगा और उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। इस क्राइटेरिया के बेसिस पर ही अपन लोग जो है सारी चीजें समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं बेंजीन और वाटर की। अब इसमें क्राइटेरिया आप लाइक डिसॉल्व लाइक वाला लगा सकते हैं और आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, आपका जैसे कि मैंने लिया बेंजीन प्लस वाटर, बेंजीन प्लस वाटर, ठीक है ना। और हम ले लें एक इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है ना। तो यहां से क्या है भाई, हम क्या कर सकते हैं कि ये तो वीक लंडन फोर्स से कनेक्टेड है, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ऐसा आप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। और ये पोलर है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो है आपस में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आप नॉन पोलर कह लो, इसको आप आयनिक कह लो, ठीक है। तो ये आपस में नॉट डिसॉल्व, ये आपस में जो है मिसिबल नहीं है। अगर मैं इथेनॉल एंड वाटर की बात करता हूं तो अब यहां पर एक चीज है कि भाई इथेनॉल भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, वाटर भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और इथेनॉल वाटर भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एक पानी की बोतल ले आना मुझे ठंडी, जाओ ले आओ, पहले बोतल ले आओ एक पानी। अच्छा जी, तो अपन लोग ये देखते हैं कि जैसे कि मान लो C2H5OH जो है अल्कोहल और H2O, अब ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है भाई। तो अब ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पता लगाया जा सकता है, या फिर आपको कुछ एग्जांपल के बाद ये चीज समझ में आ जाएगी कि किस में ज्यादा है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि ये वाला केस यहां पर वैलिड है कि ए फोर्स जो है वो बी फोर्स कुछ है, और आपस में उसके बाद ए बी फोर्स भी होने वाली है, यानी कि कुछ तो होने वाला है। अब या तो इन दोनों की आपस में ज्यादा होगी जब ये आपस में मिलेंगे भाई, या तो देखो इसको किस तरीके से समझेंगे। यहां पर सपोज करिए एक मिक्सचर बना C2H5OH और H2O, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हुई इसमें कुछ इस तरीके से,
देखो भाई, तो अब जो हम सुनो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे कि C2H5OH है और पानी है, इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अच्छा जी, C2H5OH और C2H5OH, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है ना। अच्छा जी, और अगर मैं पानी की बात करूं, H2O, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। नहीं समझे? अब ध्यान सुनो, मैं कहना ये चाहता हूं कि क्या ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे स्ट्रांग है, इस वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से? तो ऐसा नहीं है, मेरी बात समझे। देखो, एक तो केस हम पढ़ते हैं ये वाला कि वो मिसिबल होगा या वो इमिसिबल होगा, नहीं समझे। सेम टाइप ऑफ फोर्स होने के बावजूद भी क्या वो डिसॉल्व होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो इस चीज को अपन लोग आगे चल के एंथैल्पी में भी क्लियर करने वाले हैं, एंथैल्पी के बेसिस पे कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। एक टर्म्स क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो मैं यहां बता रहा हूं। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दम पर भी इसको जो है एनालाइज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो देखो क्या है कि एक्चुअल में जो वाटर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या फिर जो इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो लेस इफेक्टिव होती है कंपैरिजन टू इथेनॉल और वाटर के बीच में। तो ये रिएक्ट करेगा और जो है प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, इथेनॉल वाटर मिक्स हो जाएगा। आप जब इथेनॉल को वाटर में डालेंगे तो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, वो तो होता ही है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इथेनॉल को जब हम वाटर में डालेंगे तो वो डिसॉल्व किस वजह से होता है, क्योंकि इथेनॉल जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, समझे। तो ये जो है अपना फंडा है कि वेदर के AB जो फोर्स है, यानी कि ये वाली जो फोर्स है, वो अगर ज़्यादा हो जाए या फिर वो बराबर हो तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल है। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो है ये अपना नेचर ऑफ सॉल्यूट, के नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है और किस तरीके से वो जो है डिसॉल्व हो सकता है। समझ में आया? लिख लो इसको। अब देखो, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं कि फॉर्मल्डिहाइड डिसॉल्व्ड इन वाटर विदाउट ब्रेकिंग इन आयंस, तो कैसे? सर ऐसे रहा होगा, नहीं समझे? अच्छा, इसे कहते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि वो कितने हाइड्रोजन से कर सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर थे, तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है मैं बात करता हूँ, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है तो वो किस तरीके से इसमें डिसॉल्व हो सकता है, तो वो ऐसे हो सकता है। अब अगर देखो एक एग्जाम्पल लिए जाए, जैसे कि मान लो KCl जो है वो पानी के साथ डिसॉल्व है,
कैसे, अब ये डिसॉल्व कैसे हुआ होगा कि ये एक आयन में ब्रेक हुआ हो, ठीक है, ये जो है इस तरीके से K+ आयन में ब्रेक हुआ होगा। K+ आयन में जब ये ब्रेक हुआ होगा तो मैं पानी का मॉलिक्यूल इस तरीके से बना लेता हूँ, -+, ये आपका पानी का मॉलिक्यूल। तो इसने अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर लिया, जैसे आप हाइड्रेशन में करते हैं। हाइड्रेशन ही हो रहा है एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका -+, ये आपके सारे वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से क्या होगा, Cl- के साथ भी यही काम होगा। Cl- में ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी डाइपोल के वाटर की, वो कैसे हो जाएगी, एक तरफ इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सभी मॉलिक्यूल वाटर के जो हैं वो इस तरीके से क्लोरीन के साथ आके अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर लेंगे। नहीं है मेरी बात समझ? अच्छा जी, अब जो है मैं बात करता हूँ KCl और CCl4 के लिए। KCl और मैं CCl4 को मान लीजिए डिसॉल्व कराता हूँ, तो क्या हो, क्या डिसॉल्व होंगे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयन आयन फोर्स को ये ब्रेक कर ही नहीं पाएगा CCl4, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो ये जो है आपस में डिसॉल्व नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई भाई? बोलो, क्लियर है? चलो इसको रब कर देते हैं, हम जो है आगे चलते हैं। अपन लोग जो है, अब जो है जैसे कि अपन लोगों ने प्रेशर पढ़ा, हेनरी लॉ जो अपन लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, प्रेशर अपन लोगों ने पढ़ लिया। गैसेस पे थोड़ा सा क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि प्रेशर जो है इंक्रीज होने से जो गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ये ले ले कि CO2 जो है कोल्ड ड्रिंक के अंदर कंप्रेस करके डिसॉल्व कराई जाती है। कैसे? उनको हाई प्रेशर से ढक्कन को बंद किया जाता है ताकि CO2 जो है वो उसमें रहे कोल्ड ड्रिंक में, और वो सही रहे कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं अपनी। अब जैसे ही आप जो है ढक्कन खोलते हैं तो प्रेशर हो जाता है कम और गैस आपकी निकल जाती है। भाई जैसे ही आप तुरंत जो है कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, CO2 निकलती है उसमें से, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो एक चीज़ हमको जो है समझ में आती है कि प्रेशर जो है, प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to the solubility of gas in liquid, है ना। फिर अपन लोगों ने देखा हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ को अपन लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ में अपन लोगों ने पढ़ा कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। और यहाँ से हम जो है अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर एक हेनरी कांस्टेंट आता है जिसको अपन लोग KH से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके कौन सी गैस है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप, इसकी डेफिनेशन पे लिखाता हूँ हेनरी लॉ की। है, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि द कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस, हेनरी लॉ की, द कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस इन ए गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम लिख लीजिए, गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, द कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड
गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड is directly proportional to the pressure of that gas over that liquid. Is directly proportional to the pressure of that gas over the liquid. ठीक है भाई? अच्छा, अब जो है यहाँ से एक चीज़ जो है मुझे देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए हेनरी लॉ कांस्टेंट है तो फॉर सेम गैस, है ना, फॉर सेम गैस के लिए तो ये सेम रहेगा, है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा, C1/P1 इक्वल टू C2/P2, है ना। और यू कैन से दैट यहाँ से C/P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से कभी कभार जो है एडवांस में आपका ये वाला पॉइंट काम आ जाएगा, C1/P1 इक्वल टू C2/P2, यानी कि C/P मस्ट बी कॉन्स्टेंट। कंसंट्रेशन का रेशियो प्रेशर के साथ फॉर ए पर्टिकुलर गैस, है ना, गैस चेंज ना हो और उसका लिक्विड, हाँ, कंसंट्रेशन चेंज ना हो, उतनी हो। तो अगर मान लीजिए इसको इस तरीके से निकाला जा सकता है, क्वेश्चन इस पे इस तरीके से बन सकते हैं कि फॉर ए गैस अगर मान लीजिए उसका इतने प्रेशर पर इतनी कंसंट्रेशन है तो इतने प्रेशर पर कितनी कंसंट्रेशन होगी। सिंपल क्वेश्चन कैन बी मेड बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको रिप्लेस करें तो यहाँ से हमको एक और चीज़ समझ में आती है, जो आपका एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है उसकी, वो भी यहाँ से निकल के आ जाएगी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, क्योंकि कंसंट्रेशन इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन। क्यों आप कह सकते हैं भाई कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन का बढ़ना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इंक्रीज होना इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। क्यों जी, ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज ऑफ द सोल्यूट इंक्रीज्ड, है ना, कंसंट्रेशन वो भी तो है इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो ये भी हो सकता है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये हम कैसे समझ लें कि जैसे अभी हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, हमने यहाँ पे लिक्विड बनाया और हम जो है यहाँ पर एक गैस पर एक पिस्टन को जो है क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। हाँ भाई, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम कंप्रेस करते हैं, है ना, तो ये क्या हमको दिखाई देता है कि इसको किसी भी टर्म से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है ना। अगर किसी गैस का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। क्यों जी, ठीक है ना। तो ये जो है अपनी हेनरी लॉ का स्टेटमेंट, ये अपना एनसीईआरटी वाला स्टेटमेंट है। दोनों वैल्यूएबल हैं, मतलब दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। प्रेशर, द प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये भी एक इसकी स्टेटमेंट है हेनरी लॉ की, समझ में आया भाई। अच्छा, इसके ऊपर जो एक क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ से आप फिर से साइन हटाएंगे तो P बराबर हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा, P बराबर KHX, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब एक सिंपल क्वेश्चन जो आपका जो है IIT JEE में भी अपीयर हुआ, तो क्वेश्चंस के टर्म्स में कराऊंगा उसको अगली क्लास में। अपन लोग इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, जब राउल्ट्स लो के करेंगे तभी कर लेंगे। अभी जो है कंसेप्ट को समझिए। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बहुत आसान था, उसमें आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था, हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ था और प्रेशर आपसे पूछा गया। सिंपल, बहुत आसान था, एनसीईआरटी में गिवन है वो N2 गैस बबल्ड वाला, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये रहा आपका जो है हेनरी लॉ। अब चलिए अब चलते हैं आगे, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ क्या है भाई। अच्छा, हेनरी लॉ क्या है भाई, हेनरी लॉ किस चीज़ की क्या बताता है हमको, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड। क्यों जी, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में अगर हम बात करूं तो इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में, क्योंकि हेनरी लॉ है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ, है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।
अब इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है? एक तो ये हो सकती है कि एक्वेटिक मैमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव इन, हाँ, और यू कैन से कैन सर्वाइव बेटर इन कोल्ड क्लाइमेट, है ना? ये हो सकता है इसका एक, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो बेहतर सर्वाइव कर पाते हैं कोल्ड क्लाइमेट में। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हॉट क्लाइमेट होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है? तो इसका ये एप्लीकेशन है। दूसरा जो है आप लिख सकते हैं, लिखें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोतल and cans are sealed under high pressure. Carbonated drinks bottle or can are sealed under high pressure to increase the solubility of CO2. ठीक है ना? अच्छा, एक और लिख लीजिए, माउंटेनियर्स वाला एग्जाम्पल। माउंटेनियर्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि हाई उस पर प्रेशर की कमी होने की वजह से क्या होता है? सॉल्युबिलिटी लो होती है। लिख लो तो, माउंटेनियर्स कंटेन सिलेंडर एट हाई एल्टीट्यूड। Oxygen cylinder. Mountaineers contain oxygen cylinder at high altitude due to the deficiency of pressure at high altitude. Due to the deficiency of pressure at high altitude. ठीक है भाई? तो ये जो है इसके कुछ एग्जांपल हैं, ये अपने बोर्ड में भी आ जाते हैं ये वाले इसके एप्लीकेशन के। क्या होता है? तो रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। किससे बढ़ती है? प्रेशर से। किससे घटती है? टेम्परेचर से। तो यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी, हाँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये हम याद रखेंगे। गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये अपन लोग जो है लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी अपनी सॉल्युबिलिटी भाई, ठीक है ना। इसके बाद अपन लोग जो है एनर्जी पढ़ेंगे रिएक्शन की अगली क्लास में। मैंने कहा था आपसे 1 से 2 लेक्चर पिएगा अपना सॉल्युबिलिटी। हाँ, इसमें अपन लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस, यानी कि कितनी एनर्जी जो है वो एंडोथर्मिक होने वाली है रिएक्शन या एक्सोथर्मिक होने वाली है। जब ए बी इंटरेक्शन मोस्टली अपन लोग पढ़ने वाले हैं, और अगले लेक्चर में अपन लोग राउल्ट्स लॉ तक अपना इसको समाप्त कर देंगे, 2-4 न्यूमेरिकल भी ले लेंगे। तो चल ठीक है भाई, तो बस भी आज के लिए इतना ही।